नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको पॉलिटी के यानी नागरिक शास्त्र के प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक यानी 12 जून को होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए, आपको इससे प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, और वह है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आप सभी को जैसा कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के। ऑप्शन नंबर 3 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को मालूम ही होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे वो? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न का भी आप लोगों को आंसर मालूम ही होगा। संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को निर्माण करने में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 लोक कल्याण। लोक कल्याण की बात उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, और वह है समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 3 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन नंबर 4 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। लोकतांत्रिक गणतंत्र भारतीय संविधान के लोकतंत्र में अपनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 26 नवंबर 1950 को अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1950 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें है किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1950 में। जब से संविधान लागू हो गया तो उस समय से प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया भारत। तो ऑप्शन नंबर 4 1950 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भारत की जनता में। संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन हुआ वह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1976 में। प्रथम प्रस्तावना में संशोधन हुआ कब हुआ? 1976 में हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भारत का है।
भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और बड़ा भी है और व्यापक भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कठोर कम लचीला अधिक है। भारत का संविधान जो है वह कठोर कम है, लचीला अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 संरचनाओं में संघात्मक और भावनाओं में एकात्मक। संरचनाओं में वह संघात्मक रूप कार्य करता है और भावनाओं में वह एकात्मक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, संविधान का स्वरूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वह है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में कौन जो है कि सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 संविधान। भारत का संविधान जो है वह राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह भारतीय संविधान का अभिभावक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं और वह प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। संघीय व्यवस्था की एक विशेषता इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। इसमें संविधान की सर्वोच्चता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और वह है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सूची कितनी है? 3 है। एक है राज्य सूची, एक है राज्य सूची और दूसरा है केंद्र सूची और तीसरा जो है वह है संघ सूची। तीसरा क्या है? वह है संघ सूची। तो कुल मिलाकर के 3 सूची हो जाते हैं भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है तो वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। सोवियत संघ के संविधान से जो है कि मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को किस देश ने अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 कनाडा। कनाडा ने सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है और वह है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 22 भाग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? वह भाग संख्या कितना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भाग 20। भाग 20 में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है वह है दोस्तों,
संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के किस भाग में जो है कि ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाग 4 में ग्राम पंचायत के संगठन की बात है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है कि वहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख होता है? फंडामेंटल राइट्स का जो है वह कौन सा संविधान का भाग है? तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? फंडामेंटल ड्यूटी जो है वह संविधान के किस भाग में उल्लेख में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, भाग 4 का क में मूल कर्तव्यों की उल्लेख की चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है, अब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान जिस समय तैयार हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8 थी। 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय अनुसूचियों की संख्या थी वह 8 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला, संविधान संशोधन के पहला अधिनियम के तहत जो है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में है, भारत संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 8वां इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में संविधान में जो कि दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनकी अयोग्यता का विवरण दिया गया है 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कुल 443 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में
धाराओं की कुल संख्या कितनी है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में नागरिकता से सिटीजनशिप रिलेटेड प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 में नागरिकता संबंधित अनुच्छेदों की चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19 का पहला के तहत। 19 का पहला के तहत जो है कि प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19 का पहला के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और वह है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 51 का ए के तहत जो है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है वह संविधान के किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति संविधान के लोकसभा को भंग कर सकती है, वह है अनुच्छेद 356 के तहत। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आर्टिकल 110 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जो फैसला दिया गया है उन पर पुनः विचार की शक्ति प्रदान की गई है। तो वह की गई है आर्टिकल 226 के तहत। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस आर्टिकल के तहत यह कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत यह कहा गया है संविधान की संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधन का अधिकार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? विशेष दर्जा प्राप्त थी दोस्तों, अब यह हट गई है। तो किस आर्टिकल के तहत दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 दोस्तों अब यह हट चुका है, जिसके अंतर्गत जो है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दी गई थी, अब यह हट चुकी है। तो वह कब किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? आर्टिकल 370 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत एक है। भारत एक है। भारत एक क्या है? यह है राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में किसको प्राप्त है? निम्न में किसको प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 संसद को है। किसी राज्य में नाम में परिवर्तन करना हो या उसके सीमा में परिवर्तन करना हो तो यह अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? नए राज्य का गठन करना है और उसके सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यह भी प्राप्त है, वह है संसद को यह अधिकार प्राप्त है। उसके नाम में परिवर्तन करना हो या नए राज्य का गठन करना हो या नाम पर या सीमा में परिवर्तन करना हो, तो यह अधिकार टोटल का टोटल संसद को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नए अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्य में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया था? विलंबित किया गया था, तो वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यह 3 जो थे वह भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, तो इनको भी विलय किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? वह किया गया 1956 में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर जो पहली बार गठन हुआ 1956 में, तो पहला राज्य कौन सा था गठित होने वाला? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों, वह था आंध्र प्रदेश। कौन था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वह दोस्तों 28 राज्य है। अभी टोटल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है और 9 यूनियन टेरिटरी। तो इस चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये थे आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।